जरा सोचिए, आज हम घर बैठे जो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस देखते हैं, उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को समझने के लिए एकदम मास्टर क्लास है। जी हाँ, आज हम मार्क रैंडॉल्फ की शानदार किताब दैट विल नेवर वर्क के कुछ सबसे अहम पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले अध्याय की, जिसका नाम है अगेंस्ट स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, यानी आध्यात्मिक ज्ञानोदय के विरुद्ध। अब इसका मतलब क्या है, वो आगे देखते हैं। आपको पता है, हम अक्सर सोचते हैं कि कोई महान आइडिया बस अचानक से दिमाग में आता है, एकदम बिजली कड़कने की तरह। लेकिन मार्क रैंडॉल्फ इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देते हैं। असल में वो और रीड हेस्टिंग्स अक्सर सुबह कार में साथ साथ काम पर जाया करते थे, और उस सफर में वो कोई बहुत सीरियस बिजनेस डिस्कस नहीं करते थे, बल्कि एकदम अजीब और बेतुके आइडियाज पर बात करते थे, जैसे लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड शैम्पू बनाना या फिर कुरियर से कुत्ते का खाना भेजना। मतलब इससे एक बात तो साफ है कि कोई भी बड़ी चीज बस रातों रात नहीं सूझ जाती। और यार, इसी हंसी मजाक और विचार मंथन के बीच डीवीडी को डाक से भेजने का वो आइडिया सामने आया। उससे पहले तो कोई भी आइडिया ढंग का लग ही नहीं रहा था। यहाँ रैंडॉल्फ एक बहुत पते की बात कहते हैं कि उद्यमिता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जादुई प्रेरणा का इंतजार करें। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको दर्जनों अजीब और अधूरे आइडियाज को ट्राई करना पड़ेगा, तब तक जब तक कि कोई एक सही निशाने पर ना लग जाए। नेटफ्लिक्स की शुरुआत किसी एक जीनियस पल का नतीजा नहीं थी, बल्कि वो लगातार कोशिश करते रहने की जिद थी। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ। ये हमें उस दौर में ले जाता है जब डीवीडी तकनीक मार्केट में एकदम नई नई आई थी। जरा सोचिए, 1997 के आसपास का वो समय, जब हर जगह वीएचएस कैसेट का ही राज हुआ करता था। उस वक्त डीवीडी को बहुत ही नाजुक और एकदम नई चीज माना जाता था। तो सवाल ये था कि क्या एक पतली सी डीवीडी डाक के धक्के बर्दाश्त कर पाएगी, टूटेगी तो नहीं? इसे टेस्ट करने के लिए रैंडॉल्फ ने क्या किया, उन्होंने बस एक गद्देदार लिफाफा लिया, जिसे हम पैडेड एनवेलप कहते हैं, उसमें एक डिस्क डाली और उसे हेस्टिंग्स के घर के पते पर पोस्ट कर दिया। और मज़ा देखिए, वो डिस्क बिल्कुल सही सलामत पहुंच गई। बस वही एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट नेटफ्लिक्स की असली नींव बन गया। बिजनेस की दुनिया में इसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या एमवीपी कहा जाता है। लेसन ये है कि कोई भी बड़ा महल खड़ा करने से पहले हमेशा छोटे और सस्ते तरीकों से अपनी सोच को टेस्ट कर लेना चाहिए। चलिए, अब आते हैं अध्याय 3 पर। अच्छा सोचिए, जब आपके पास कोई नया और हटके आइडिया होता है तो लोग क्या कहते हैं? रैंडॉल्फ बताते हैं कि जब उन्होंने इन्वेस्टर्स और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को ये आइडिया बताया तो उन्हें सब तरफ से बस एक ही जवाब मिला, ये कभी सफल नहीं होगा, दैट विल नेवर वर्क। जरा इमेजिन कीजिए, जब आपके अपने लोग ऐसा बोलें तो अपने आइडिया पर टिके रहने के लिए कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और हाँ, शुरुआत में उनके पास कोई बड़ी सी चमचमाती सिलिकॉन वैली वाली ऑफिस नहीं थी। उनका पहला ऑफिस कैलिफोर्निया में एक बैंक के ऊपर एक छोटी सी काफी तंग जगह में था। बस कुछ पुराना सा फर्नीचर और गिने चुने कर्मचारी। ये बात हमें याद दिलाती है कि किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत हमेशा ग्लैमरस नहीं होती। आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, इससे कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि आपको अपने लक्ष्य पर कितना अटूट विश्वास है। अब हम इस कहानी के दूसरे दिलचस्प पड़ाव पर आते हैं, यानी शुरुआती बदलाव और संघर्ष। अध्याय 4 हमें सीधे उस दिन ले जाता है जब नेटफ्लिक्स पहली बार लॉन्च हुआ। अप्रैल 1998 का वो लॉन्च वाला दिन, मतलब पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। वेबसाइट पर इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके सर्वर ही क्रैश हो गए। हालत इतनी खराब हो गई कि टीम को भागकर पास के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से नए सर्वर खरीद कर लाने पड़े। रैंडॉल्फ उस दिन की उस पागलपन वाली एनर्जी को याद करते हुए बताते हैं कि सब कुछ बिखर रहा था, लेकिन तुरंत जुगाड़ और गजब के टीम वर्क ने उस सपने को बचा लिया। सच में ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किसी भी स्टार्टअप की राह कभी सीधी और आसान नहीं होती। प्लान फेल होते हैं, लेकिन आप उस फेलियर से कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हैं, असली फर्क उसी बात से पड़ता है। अब अध्याय 5 में एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। आपको शायद पता न हो, लेकिन शुरुआत में नेटफ्लिक्स सिर्फ डीवीडी किराए पर नहीं देता था, बल्कि उन्हें बेचता भी था। लेकिन हुआ ये कि बिक्री एकदम से रुक गई, क्योंकि अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां बाजार में छा रही थीं।
तब रैंडोल्फ को ये रियलाइज हुआ कि उनका फ्यूचर डीवीडी बेचने में नहीं बल्कि रेंट पर देने में है। उन्हें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को पलटना पड़ा। और यहीं से निकल कर आया वो गेम चेंजर आइडिया, सब्सक्रिप्शन मॉडल। मतलब एक फिक्स्ड मंथली फीस, अनलिमिटेड रेंटल और सबसे बड़ी बात, कोई लेट फीस नहीं। नो लेट फीस का कॉन्सेप्ट। उस जमाने में वीडियो रेंटल वाले ग्राहकों से लेट फीस के नाम पर बहुत पैसा बनाते थे, तो नेटफ्लिक्स के इस एक कमाल के आइडिया ने ग्राहकों का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल कर रख दिया। यहाँ से हम अध्याय 6 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम देखेंगे कि कैसे सही पार्टनरशिप्स किसी भी बिजनेस का पूरा गेम पलट सकती हैं। अब उस समय प्रॉब्लम ये थी कि बहुत कम लोगों के घरों में डीवीडी प्लेयर होते थे, तो लोग डीवीडी किराए पर लेंगे ही क्यों? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेटफ्लिक्स ने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने सोनी और तुशिबा जैसी डीवीडी बनाने वाली कंपनियों के साथ एक गजब की पार्टनरशिप की। उन्होंने डील की कि हर नए डीवीडी प्लेयर के डिब्बे के अंदर नेटफ्लिक्स के मुफ्त रेंटल कूपन रखे जाएंगे। भाई, ये तो एकदम मास्टर स्ट्रोक था। इस एक स्मार्ट मूव से अचानक ढेरों नए ग्राहक आ गए। रैंडोल्फ यहाँ समझाते हैं कि कभी-कभी ये रणनीतिक साझेदारियां बड़े-बड़े और महंगे विज्ञापनों से कहीं ज्यादा असरदार साबित होती हैं। 7वें अध्याय में हम कंपनी के कल्चर यानी संस्कृति की बात करते हैं। रैंडोल्फ और पैटी मकॉर्ड ने मिलकर नेटफ्लिक्स के कल्चर को पूरी तरह से ईमानदारी, आज़ादी और जिम्मेदारी पे सेट किया। उनका सीधा सा फंडा था, मैच्योर लोगों को हायर करो और उनके साथ बड़ों जैसा ही बिहेव करो। मतलब बिना वजह के फालतू नियम थोपने के बजाय अपनी टीम को काम करने की आज़ादी दो। और ये कल्चर कोई दिखावे वाली चीज़ नहीं थी। जब .com क्रैश के टाइम पर नेटफ्लिक्स को अपने कई कर्मचारियों को निकालना पड़ा, तब भी उन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी और लोगों के सम्मान को सबसे ऊपर रखा। ये चैप्टर हमें साफ तौर पर सिखाता है कि कंपनी का कल्चर सिर्फ अच्छे दिनों का शौक नहीं है, बल्कि बुरे वक्त में यही कल्चर कंपनी को टूटने से बचाता है और नए आइडियाज को जिंदा रखता है। और बुरे वक्त की बात करें तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां उन्हें सबसे बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। अध्याय 8। साल था 2000 और नेटफ्लिक्स काफी स्ट्रगल कर रहा था। तब वो उस समय की सबसे बड़ी कंपनी ब्लॉकबस्टर के पास एक ऑफर लेकर गए कि आज $50 मिलियन में नेटफ्लिक्स को खरीद लीजिए। ब्लॉकबस्टर उस टाइम पर $6 अरब की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उन्होंने नेटफ्लिक्स की टीम का मजाक उड़ाया और उन्हें लगभग हंसते हुए कमरे से बाहर कर दिया। ऑफर सीधे रिजेक्ट। लेकिन आपको पता है, यही रिजेक्शन नेटफ्लिक्स के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन बन गया। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे बड़ी और सेटल्ड कंपनियां अपने ईगो में नए कॉम्पिटिटर्स को इग्नोर कर देती हैं, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। अब ब्लॉकबस्टर से मिले रिजेक्शन के तुरंत बाद अध्याय 9 में बात होती है .com बबल फूटने की। पूरा मार्केट एकदम से धड़ाम हो गया था और नेटफ्लिक्स के सर्वाइवल पर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। इन्वेस्टर्स पीछे हट रहे थे और कंपनी का पैसा तेजी से खत्म हो रहा था। लेकिन नेटफ्लिक्स ने हार नहीं मानी। वो लगातार नए नए प्रयोग करते रहे, कुछ बहुत ही मुश्किल फैसले लिए और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल पर पक्का भरोसा था। रैंडोल्फ की ये जर्नी दिखाती है कि यार, बिजनेस सिर्फ एक्सेल शीट्स और स्ट्रैटेजी से नहीं चलता। ये एक तरह की मेंटल और इमोशनल लड़ाई भी है, जहां आपका अपना दृढ़ संकल्प भी आपको रेस में बनाए रखता है। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, यानी अध्याय 10। यहाँ रैंडोल्फ नेटफ्लिक्स की कहानी से थोड़ा आगे बढ़कर कुछ बहुत ही कमाल के पर्सनल लेसन्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इन लेसन्स को ध्यान से सुनिएगा। पहला, आप पूरी तरह तैयार होने से पहले ही काम शुरू कर दें। अगर आप परफेक्शन का वेट करते रहेंगे ना, तो शायद आप कभी स्टार्ट ही ना कर पाएं। दूसरा, फेलियर को सिर्फ एक फीडबैक की तरह लें। आपकी हर एक गलती आपको कुछ नया सिखाती है, जो आपके अगले कदम को और भी सॉलिड बनाता है। और तीसरा, सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है लगातार आगे बढ़ना और कुछ ऐसा काम करना जिसका असल में कोई इम्पैक्ट हो। तो इस पूरी कहानी को अगर हम समराइज करें तो इसका असली निचोड़ क्या है? देखिए, नेटफ्लिक्स इतनी बड़ी कंपनी इसलिए नहीं बनी क्योंकि उन्हें अचानक से कोई जादुई आइडिया मिल गया था। ये नतीजा था बाजार के हिसाब से खुद को बदलने का, सही लोगों के साथ पार्टनरशिप करने का और एक ऐसा कल्चर बनाने का जिसने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी टीम को बिखरने नहीं दिया। उनकी इसी जिद ने दुनिया के सबसे बड़े शक को आज के समय की सबसे महान बिजनेस स्टोरीज में से एक में बदल दिया। तो जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कौन सा पागलपन भरा आइडिया है जिसके लिए आज दुनिया कह रही है कि ये कभी काम नहीं करेगा?
लेकिन क्या पता कल वही आइडिया पूरी दुनिया का भविष्य बदल दे। जरा सोचिएगा।